नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला, लेकिन सीधा आपको ले चलते जहां पर स्वतंत्र देव सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज कनाडा से जब मां अन्नपूर्णा जी की मूर्ति लाई जाती है और कोसों की पावन यात्रा के बाद काशी में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जन जन का मन जिस तरह आनंदित होता है, इसको हमने देखा है। मित्रों, यह देश की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है और इसके प्रणेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मित्रों, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसी विभूतियों की प्रेरणा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवी नड्डा जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वच्छ छवि तथा करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा और बूथ बूथ संगठन के सशक्त ढांचे एवं सरकारी राजनीति के बदौलत 2024 में पुनः एक बार प्रचंड जनादेश के लिए मिलकर कार्य करना है, अपने अभियानों को गतिशील देना है। साथियों, अब मेरा मानना है समावेशी राजनीति की जिस सीढ़ी पर प्रदेश की भाजपा को चढ़ना आरंभ किया है, वह रुकना नहीं चाहिए। हमको इस पथ पर निरंतर चलते रहना है, बिना थके, बिना रुके, अवरोधों को ढकेलते हुए। हम रहें न रहें, लेकिन ये मशाल जो हमने मिलकर जलाई है, वह निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए। इस अबाध यात्रा में मुझसे भी कोई गलतियां हुई होंगी। तो ये सीधे आपको सुना रहे थे जहां पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह काफी सारी बातें कर रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से सीधे हमारे सहयोगी अनूप सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, जरा ये जानकारी दीजिए कि जैसे कि तमाम हर बार बीजेपी पार्टी बोलती है, बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी भी बोलते हैं कि बीजेपी चुनावी पार्टी है, यानी चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहती है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई, जिसको लेकर एक बड़ी बैठक की गई है। इस बैठक के मायने क्या निकाले जा सकते हैं? अनु, 2022 के चुनाव में इतिहास रचा है। देखिए, बीजेपी की अगली लड़ाई 2024 है। निश्चित रूप से भाजपा जो चुनाव का तैयारी काफी लंबे समय से करती है और निचले स्तर से शुरू करती है। अभी आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव भाजपा ने किस तरीके से जीता है। हालांकि अगर भाजपा की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति विधानसभा चुनाव में नहीं रही है। यही वजह है क्योंकि 2024 का चुनाव भाजपा को फतेह करने हैं। 2022 की ओर बात करें तो 1/3 से कहीं ना कहीं भाजपा अब उसकी जो सीटें हैं कम हुई हैं, यानी जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, निश्चित रूप से भाजपा कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव में जो सीटें भाजपा को हार मिली है, उन सीटों पर किस तरीके से जीत हासिल की जाए। और आज इस बैठक में सभी विधायक उत्तर प्रदेश के सांसदों को बुलाया गया है, क्योंकि 2024 का चुनाव है। ऐसे में सांसदों का कार्यक्षेत्र है, उनके क्षेत्र में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को घर घर जाना है, जनता से किस प्रकार से रूबरू होना है और सरकार की योजनाएं किस तरीके से पहुंचाना है, यानी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर तैयारी करनी है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है और उत्तर प्रदेश में काफी वेश मिलता है। यहाँ जो उत्तर प्रदेश जीत करके जाता है तो उसके केंद्र में सरकार बनती है। पिछले 2014 की बात करें तो एक बड़ी जीत हासिल की थी उस समय भाजपा ने। 2019 में भी एक जीत हासिल की थी। अब लक्ष्य 2024 का है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार। ठीक है अनूप, रुकिए, आपके पास वापस से आएंगे, लेकिन सीधा आपको ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। सुनिए, सुनवाते हैं आपको। कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी,
राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री क्रमवीर जी, प्रदेश के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक सफलता के बाद जुलाई 2021 के बाद हम सब सामूहिक रूप से एक साथ यहां पर एकत्र होकर के मिलन के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेताओं के योग्य नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मिथकों को, तमाम षड्यंत्रों को धूल दूषरित करते हुए 37 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। और करते हैं अगली खबर का। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। चरण सिंह जी की प्रतिमा पर सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधानमंडल स्थित प्रतिमा पर सीएम ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब के गांवों के विकास और अन्नदाता किसानों के हितों के लिए किए गए प्रयासों को ही आज केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रदेश में या देश में एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को मिले और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, यह कार्य पूरी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। यूपी में अब महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते। महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। निर्देश के मुताबिक महिला कर्मचारियों को उसके लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात पर फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया कि यह फैसला सरकारी संस्थाओं के लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा। और संत कबीर नगर गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज दोपहर के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम। 4 बजे जीडीए कॉर्पोरेट पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने वाले हैं। रामगढ़ताल परियोजना क्षेत्र में शिलान्यास करेंगे। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भी सभा का आयोजन होगा। गीता प्रेस का भ्रमण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। 4 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियों पर भी मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं।
और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में आज किसान मजदूर महापंचायत बीकेयू के नेतृत्व में पश्चिमी यूपी के महापंचायत में दर्जनों खाप चौधरी भी मौजूद होंगे। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली के किसान मौजूद होंगे। बीकेयू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत कर रहे हैं आयोजन। बीकेयू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी मौजूद होंगे। गढ़वाला खाप चौधरी राजेंद्र मलिक को भी न्योता भेजा गया है। महापंचायत में सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान करेंगे। शाहपुर इलाके के काकड़ा गांव में यह महापंचायत आयोजित की गई है। देवबंद के ईदगाह मैदान पर चल रहे जमीयत उलमाए हिंद की राष्ट्रीय प्रबंधन कमेटी के 2 दिवसीय इजलास की दूसरी बैठक में जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख और दाउल उलूम देवबंद सदर उल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी भी शामिल हुए। इस दौरान पंडाल में पहुंचने पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना अरशद मदनी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालात और मुसलमानों के दिलों की आवाज से हमें यकीन है कि वो दिन दूर नहीं कि जब जमीयत उलमा हिंद के दोनों गुट एक हो जाएंगे। बसपा सुप्रीमो ने बुलाई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, आज बसपा कार्यालय पर बड़ी बैठक होगी। प्रदेश के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद होंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी मायावती। 2024 और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक होने वाली है। मंकी पॉक्स के संक्रमण को लेकर आगरा में अलर्ट घोषित किया गया है। त्वचा और चर्म रोग विभाग को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, विदेश यात्रा करके लौटने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी। अस्पताल के अलावा सीएचसी और पीएचसी पर भी अलर्ट घोषित किया गया। होटल और स्मारकों में आने वाले विदेशियों पर भी नजर रखी जाएगी। मामले में स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औरैया से अराजक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। मूर्ति खंडित होने पर गांव वालों में आक्रोश है। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मौके पर मौजूद है। फफूंद थाना क्षेत्र के जुआ गांव की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको औरैया से बता रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने को लेकर गांव वालों में गुस्सा। और अब बात करेंगे देवभूमि यानी कि उत्तराखंड की। कल को होने वाले सोमवती स्नान पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की आशंका जताई जा रही है। स्नान के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है। ऋषिकुल महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि पूरे मेले क्षेत्र को 13 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सड़क, शौचालय, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था की गई। भीड़ में बिछड़ने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई स्थानों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि सोमवती स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ विकास खरे जुड़ चुके हैं। विकास, अब स्नान पर्व को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं, कई सारे सेक्टर और जोन में भी बांट दिया गया है। इसके अलावा हेल्प डेस्क का भी आयोजन किया गया है, हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो भी लोग अपने साथियों के साथ बिछड़ जाएं तो उन्हें सुविधा हो सके। और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं स्नान पर्व को लेकर? हाँ बिल्कुल सब आपको बता दें, कल यानी सोमवती अमावस को लेकर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से कमर कट चुका है। और आपको बता दें, कल जिस तरह से जो पुलिस ब्रीफिंग और प्रशासन ब्रीफिंग हरिद्वार प्रशासन ने की है, तो कहीं न कहीं जो सोमवती अमावस मेले की जो तैयारी है उसको लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और आपको बता दें, बॉर्डर से लेकर हरिद्वार के तमाम जितने भी बॉर्डर से वहां पर जो चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो लगभग 700 से ज्यादा पुलिस जो कर्मी है वो मेला क्षेत्र में जो है तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी परेशानी ना हो। और आपको बता दें, जिस तरह से जो है 7 जो कंपनी है IRB की और 3 कंपनी जो है
पीएसटी की वहां पर तैनात की गई ताकि सुरक्षा की दृष्टि किसी भी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आपको बता दें जिस तरह से पूर्व में जो आतंकी जो हमले कुछ जो है निशाने बनाने की ठीक है विकास, तो कुल मिला के पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियों के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने पर अब कार्रवाई होगी। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, पंजीकरण से चार धाम यात्रा करने वालों पर कार्रवाई होगी। फर्जी पंजीकरण को लेकर पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए। लोगों से पोर्टल और ऐप के जरिए ही पंजीकरण कराने की अपील की गई है। किसी भी दूसरी वेबसाइट से पंजीकरण मान्य नहीं होगा। बीजेपी की कार्य समिति बैठक हो रही है, जहां पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुत सारे पदाधिकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित उन क्षेत्रों में देखे होंगे जहां पर हजारों मौतें हर वर्ष केवल मस्तिष्क ज्वर और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से होती थी। स्वच्छ भारत मिशन लागू होने के बाद, ईमानदारी के साथ उसे लागू होने करने के बाद आज इंसेफ्लाइटिस से जिस उत्तर प्रदेश में 1,500 से 2,000 मौतें प्रतिवर्ष होती थी, हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावी कार्य योजना को लागू करने के बाद उसकी सफलता के साथ इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। 95% मौतों को रोकने का मतलब एक उस बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई कि आखिर परिणाम क्या है? परिणाम है जो एक मासूम काल कल्पित होता था बीमारी से, स्वच्छ भारत मिशन ने आज उसे भी जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके जीने का अधिकार दिया है। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण। भाइयों बहनों, आज अनेक ऐसी योजनाएं, कोई सोचता था कि गरीबों के पास भी अपना मकान होगा। 43.5 लाख ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 43.5 लाख गरीबों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से एक आवास को उपलब्ध हो जाना। ये केवल एक आवास की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि आवास योजना के माध्यम से उन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का भी एक बेहतर प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इस प्रकार की अनेक उन योजनाओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के डबल इंजन का एहसास उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कराने में सफलता प्राप्त की। और उसका परिणाम जब सरकार और संगठन इन योजनाओं को लेकर के प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचा, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा, उसका परिणाम रहा कि जो तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन महागठबंधन को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया। जो एक सपने पाले हुए थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे तो उस षड्यंत्र से इस प्रकार की तस्वीर पैदा हो जाएगी और उस तस्वीर से हम खंडित जनादेश के माध्यम से फिर उत्तर प्रदेश में अपना जो लूट तंत्र है उस लूट तंत्र को आगे बढ़ाएंगे, वह पूरी तरह बेनकाब साबित हो चुका है। भाइयों बहनों, 2022 का जनादेश बहुत स्पष्ट संकेत करता है कि अगर आप कार्य करेंगे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन भी उसी मजबूती के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देगी। आपने चुनाव में देखा होगा कि आधी आबादी ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके पीछे
उसे एहसास हुआ जो बेटियों और बहनों के सामने सुरक्षा का संकट था, महिलाओं के सामने घर से बाहर निकलने का एक संकट खड़ा हुआ था पिछली सरकारों के समय में, उस संकट से सरकार ने मजबूती के साथ उस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने के बाद प्रदेश में जो लागू किया उसके परिणाम देखने को प्राप्त हुए। कोरोना कालखंड में, संकट के उस दौर में हर नागरिक के साथ कैसे खड़ा होना है, सुख दुख में कैसे सहभागी बना जा सकता है, जीवन और जीविका के बीच में संतुलन बनाने का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सभी कार्यक्रम उस कालखंड में जिस प्रभावी तरीके से लागू करने के प्रयास हुए, स्वाभाविक रूप से आधी आबादी ने उन सभी जो मिथक थे, जो तमाम प्रकार के षड्यंत्र थे, उसे दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। और मित्रों, ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ सके, आज ये हम सबके सामने एक नई चुनौती होगी, क्योंकि यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश में नया बजट भी आ गया है। तो इस बड़ी बैठक में 600 से ज्यादा पदाधिकारी बीजेपी के शामिल हुए हैं और ये इस मंथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और किस तरीके से आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी इस पर भी बातचीत हो रही थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।